पूरा, सेकेंड पार्ट पूरा, थोड़ा बहुत होती है तो मैं थोड़ा बहुत बातें बता देता हूं। और अभी यार सभी लोग 12th पास आउट हैं, तो ये मान के तो नहीं चला जा सकता कि कुछ नहीं पता है, और अगर ऐसा है तो फिर ज्यादा उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग, ये नहीं कनेक्ट किया है, क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है। बदला नहीं है मैंने, मेरा वही नाम है, गलती से हो गया है। या ऐसे सोच लो यार, कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है एडवर्टाइजिंग के लिए। कहाँ? बीच में यार बहुत लोगों ने टाइपिंग में हाथ आजमाए हैं, समझ रहे हो, तो पता नहीं किसने क्या क्या किया है, वो सब सामने आ रहा है। तुम लोग यार फिजिक्स पे ध्यान देना, उस पर कोशिश की गई स्पेलिंग गलत ना हो। तो मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हमें मेन जो टॉपिक पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा मैटर वेव पढ़ना है, इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। एक्स रेज सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, जबकि डॉक्टर के लिए एक्स रेज बहुत जरूरी चीज होती है, वो भी मॉडर्न फिजिक्स में होता है। तो ऐसा है कि छोटा सा टॉपिक है, अगर लोग मेजॉरिटी में बोलेंगे तो पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, और रेडियो एक्टिविटी, इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ना है। खैर, तो कुछ पुरानी बातें हम लोग पहले कर लेते हैं। ये मतलब टॉपिक शुरू होने से पहले की कहानी है, जो हम लोगों ने क्योंकि सेकेंड पार्ट बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी थोड़ी सी बात हम लोग सेकेंड पार्ट की कर लेते हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं पे ऐसी लाइनें बनी होती हैं, तो इसका मतलब ये किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस है। मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस किसने क्रिएट किया है? चार्ज ने, जो चार्ज को असर कर सकता है। कैसे असर करेगा? अगर यहां कोई पॉजिटिव रखा है तो उसको फोर्स लगेगा फील्ड के अलोंग, और अगर निगेटिव रखा है तो उसको फोर्स लगेगा, है ना। ई से हम उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। ई की यूनिट क्या होती है यार? न्यूटन पर कूलाम। इसका फीलिंग क्या है कि अगर यहां पर कोई यूनिट कूलाम का चार्ज रखा है तो उसको कितना फोर्स लगेगा? ई। कितना लगेगा? ई। तो बताओ, अगर यहां क्यू चार्ज रखा है तो उसको कितना लगेगा? क्यू ई। यानी यार ई होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यानी एक कूलाम के चार्ज पे लगने वाला फोर्स ई होता है, तो क्यू कूलाम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्यू ई। अगर पॉजिटिव है तो फील्ड के अलोंग, और निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट, है ना यार। दोनों में एक बात तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन के अलोंग होती है, अगर एक चार्ज को फ्री कर दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज को, तो एक फ्री पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां की तरफ भागेगा? अलोंग द फील्ड, स्पीड बढ़ाता जाएगा। अगर हमें फोर्स पता हो तो हम उसके एक्सेलेरेशन की बात कर सकते हैं, कितना होगा यार? एफ बराबर क्यू ई होता है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? क्यू ई बाई एम। अगर पॉजिटिव रखा जाएगा तो ऑब्वियसली हर फील्ड के अलोंग एक्सेलेरेट करेगा, नेगेटिव रखा जाएगा तो फील्ड के खिलाफ एक्सेलेरेट करेगा। बात क्लियर है? जब भी हम कहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो बता किस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होता है, किस पॉइंट पे कम पोटेंशियल होता है? हाँ, तो यार इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाँ, एक चार्ज इधर से अगर बी शिफ्ट किया जाए, यहां से वहां पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो ये अपने मन से जाना चाहता है या मुश्किल से जाएगा?
मुश्किल से जाएगा, अपने मन से कहां जाना चाहता है, राइट। तो जब भी हम फील्ड के खिलाफ कोई काम करते हैं तो किसी चार्ज की पोटेंशियल जी बढ़ती है ना। यानी बी और ए में कहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बी पे ज्यादा होगी और ए पे। पोटेंशियल पूछा जाए तो वो भी यही है, पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही पूछा जाता है। तो बता ए पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, बी पे रखा जाए तो कहां का पोटेंशियल ज्यादा बोला जाएगा, बी का ए से ज्यादा बोला जाएगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहां से यहां पहुंचाने में किसी को वर्क डन करना पड़ता है उसके बराबर होता है, और वो वर्क डन होता है E इंटू डी। तुम कहोगे ये कहां से आ गया, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलाम के लिए डिफाइंड है, एक कूलाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वर्क डन। क्या वर्क डन एफ एस होता है, ये सबने पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। तो यार एक कूलाम है इसलिए एफ की जगह क्या आ गया है, ई। यार एफ बराबर क्यू ई होता है, क्यू एक है तो एफ बराबर क्या आ गया, ई, और एस की जगह क्या आ गया है, ये डी। ये एक फॉर्मूला कभी कभी शायद काम आएगा, तो इतनी बात पता होना चाहिए। ये क्या सुना सुना से लग रहा है या सब गायब है, सुना सुना या सुना सुना, सुना सुना, मतलब इतना भी सुना ना हो कि मतलब मैं बोलूं तो तुम्हें बहुत अजीब लगे। एक नाम आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि एक वोल्ट से किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह एक्सलेट कराया गया है ना। तो अगर किसी क्यू चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सलेट कराया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पहले समझ लें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस दो चीजों के बीच में रखा जाए, पॉजिटिव नेगेटिव यहां क्रिएट किया गया, यहां पे क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक एक्सलेट कराया गया है। ऑब्वियसली यहां छोड़ना पड़ेगा एक्सलेट कराने के लिए। बता नेगेटिव को हम अगर यहां छोड़ते हैं, यहां से यहां, तो क्या होता है, यहां से यहां तक लगातार वो स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। क्यों जाएगा, क्या यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है तो वो उसको लेफ्ट की तरफ फोर्स देगी, नेगेटिव चार्ज है तो यहां से यहां तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा अगर यहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज अगर छोड़ना है तो पॉजिटिव के करीब दो रखो, और नेगेटिव छोड़ना है तो कहां रखो, यार पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव करीब रखोगे तो रिपल्शन की वजह से दूसरी तरफ स्पीड बढ़ाएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव करीब रखोगे तो दूसरी तरफ जाने में स्पीड बढ़ाएगा। नहीं, कभी भी यार वी वोल्टेज का मतलब होता है एक कूलाम को कितनी एनर्जी मिलने वाली है। वी वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एक कूलाम को कितनी एनर्जी, इसको इजी सोचो यार, वी वोल्टेज का मतलब होता है एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू 1 कूलाम इन शिफ्टिंग फ्रॉम हाई टू लो। वी वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एक कूलाम को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में कितनी एनर्जी मिलने वाली है। तो बता अगर क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, है ना यार, फॉर क्यू चार्ज कितनी एनर्जी मिलेगी, Q इंटू वी। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब अगर कोई कहे एक इलेक्ट्रॉन को बी वोल्टेज से एक्सीलरेट कराया गया है तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, यार उसको भी क्यू भी मिलेगी, लेकिन उसका क्यू हम क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। तो जब भी यार वी वोल्टेज से किसी को एक्सीलरेट कराया जाता है तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन वो कितनी हो जाएगी, ई इंटू वी। मान लिया यार 4 वोल्ट है तो 4 ई मिलेगी, 10 वोल्ट है तो 10 ई मिलेगी, और एनर्जी का आंसर हमेशा क्या होता है, जूल। क्या हो गया, जूल। क्या ये बात समझ रहे हैं। अब मैं कहूं यार एक वोल्ट है तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तुम लिखोगे 1 ई मिलेगी। बात समझ रहे हैं क्या, 1 ई इंटू वी, यार ऐसा है, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यार कूलाम इसकी यूनिट है और वोल्ट इसकी यूनिट, और मिलके क्या बन जाता है, इसकी ई की यूनिट क्या है कूलाम, और वी की वोल्ट है, मिलके क्या बन जाता है, जूल। लेकिन अगर मैं ई से मल्टीप्लाई ना करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा यार ईवी, ई इंटू वी, और 1 ईवी का मतलब क्या है, देखो यार अगर हमने ई से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो 1
ईवी का मतलब है क्या, 1 जूल। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 वोल्ट से एक्सीलरेट कराया है और चार्ज कितना है, इतना, तो इतना जूल। क्या देखो यार, 1 ईवी का मतलब है कि वोल्टेज 1 था, 1 वोल्ट था, ये 1 वोल्ट था, और चार्ज कितना था, ई था। तो 1 इंटू क्यू, 1 वोल्ट इंटू क्यू का मतलब क्या होगा, 1, इसको पढ़ते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कितने जूल होता है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 ईवी का मतलब हो गया। तो जब भी कहीं 1 ईवी लिखा हो और उसको हमें जूल में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा यार, सिंपल बात, ई से मल्टीप्लाई करोगे तब वो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। ईवी लिखना एक तरह से इशारा है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सीलरेट कराया जा रहा है। 1 ईवी का मतलब 1 वोल्ट से एक्सीलरेट कराया गया है, 2 ईवी का मतलब है 2 वोल्ट से एक्सीलरेट कराया गया है। क्या समझ पा रहा है यार, किसी भी क्यू चार्ज को v वोल्ट से एक्सीलरेट कराने पे एनर्जी मिलती है कितनी, qv, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी मिलेगी, e इंटू वी। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ टर्म है जो मॉडर्न फिजिक्स में यूज होने वाले हैं और पहले कभी आ चुके हैं, इसलिए मैंने बता दी हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ये नोट कर ले, कहीं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो नोट कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है नोट कर ले, पता है सब, पता है तब भी नोट कर ले यार। ये बातें फ्रीक्वेंटली कहीं भी आ सकती हैं, उस समय ये तुम्हारे पास क्लेम नहीं होना चाहिए सर हमने पढ़ा नहीं तो हम कैसे बताएं। 1 ईवी का मतलब हमेशा होगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी ये 3 टर्म रह गए, इंटेंसिटी, एनर्जी और पावर, इनको छोड़ दें, बाकी चीजें नोट कर लें। नोट कर लिया भाई। देखो यार, जब भी कहीं एनर्जी शब्द लिखा होता है तो एनर्जी का मतलब है कि कोई सोर्स जो वर्क डन कर सके, या कोई सोर्स जो किसी चीज को एनर्जाइज कर सके या हीट अप कर सके। एनर्जी मतलब क्या है कि कोई सोर्स जो किसी चीज को वर्क डन दे सके या किसी चीज को हीट दे सके, है ना, और उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो हम कह सकते हैं यार कि हीट अगर कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर कहीं से लाइट जा रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहीं से साउंड जा रहा है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना। ओवरऑल कितना एक जगह से दूसरे जगह गया, उस अमाउंट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, वो चाहे हीट हो चाहे साउंड हो। कुल मिला के यार एक कैपेबिलिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जो किसी चीज के अंदर बदलाव कर सकती है। एनर्जी कैपेबिलिटी का नाम है। अभी यार वैसे तो एनर्जी वर्क एनर्जी वाले टॉपिक से शुरू हो जाता है ना। किसी चीज में वर्क डन करो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो भी एनर्जी है ना। किसी चीज में लाइट गिराओ तो उसके वाइब्रेशनल मोशन तेज हो जाते हैं, तो वो भी एनर्जी है। खैर, एनर्जी हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में। जब भी हम कहते हैं पावर, तो पावर क्या होता है यार, हाँ, इस टॉपिक में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं रेडिएशन वाली एनर्जी। तो कहीं से अगर सोचो मैं किसी मेटल की सरफेस पे एनर्जी फॉल करा रहा हूं, एनर्जी मतलब रेडिएशन के फॉर्म में,
है ना। सोच के देखो यार कि मैं लाइट गिराऊं वो भी एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट रे गिराऊं वो भी एनर्जी है, वो गिरा रहा हूं। तो यार एनर्जी के टोटल अमाउंट को हम किस में मेजर करेंगे? जूल में। अब बात की जा सकती है कि यार यहां पर एनर्जी हर सेकंड कितनी गिर रही है, उसको क्या बोलते हैं यार? पावर। यानी हम घड़ी के एक टिक में देखें कि यहां कितनी एनर्जी गिरी, दैट इज व्हाट? पावर। अब मान लिया यार इस पूरे ब्लॉक का एरिया ए है, ए एरिया है, तो मैं कहूंगा यार कि एनर्जी कुछ गिर रही है पर सेकेंड इस ए एरिया में। तो हम अगली बात कर सकते हैं, अच्छा बताओ कि इसके यूनिट एरिया में, हमने कोई एक यूनिट एरिया बना लिया है, इसमें कितनी एनर्जी गिर रही है, उसको हम नाम क्या रखते हैं? इंटेंसिटी। तो यार ये तीन नाम है, ये एक्चुअली में एक दूसरे से बने हुए नाम है। क्या इंटेंसिटी एनर्जी है? राइट और रॉन्ग? यार इंटेंसिटी एनर्जी है, लेकिन एक खास यूनिट एरिया और पर सेकेंड, यानी यूनिट एरिया और पर सेकेंड की एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। पावर भी एनर्जी है नहीं, लेकिन उसमें एक खास बात क्या है कि यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कहीं फॉल हुई है वो क्या है? पावर। और एनर्जी तो एनर्जी है ही है नहीं। तो यार इंटेंसिटी क्या है? पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया। और पावर क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। तो यार अब मैं इनकी मदद से कुछ फॉर्मूले बना रहा हूं। यार अगर कहीं इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पे गिरने वाला पावर होता है, तो इसके ए एरिया में गिरने वाला पावर क्या होगा? यार आई क्या है? यूनिट एरिया पे गिरने वाला पावर। इसकी यूनिट क्या होगी? अच्छा चलो बताओ जरा, इसकी यूनिट जूल है तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये पर सेकेंड पर मीटर, इसको ऐसे फील करो यार कि घड़ी के एक टिक में यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी गिरी है वही क्या है? इंटेंसिटी है। यार ऐसे फील करोगे तो तुम्हें आगे फॉर्मूले समझ में आएंगे। मुझे बता यार, आई अगर पर यूनिट एरिया पे गिरने वाला पावर है तो पूरे एरिया में गिरने वाला पावर क्या होगा? आई इंटू ए। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो जब जब फिजिक्स में पर वाली डेफिनेशन आती है तब तब फिजिक्स में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जरूर आता है। तो यार आई क्या है? पर यूनिट एरिया पे गिरने वाला पावर। तो ए एरिया में गिरने वाला क्या हो जाएगा? बस मेरा आई की यूनिट थी वॉट, जूल पर सेकंड को हम वॉट भी बोलते हैं, ये बात पता है कि नहीं? तो यार इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। और उसमें मीटर स्क्वायर वाली चीज मल्टीप्लाई हो गई तो क्या वॉट वाली चीज आ जाएगी कि नहीं? पावर और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा? अब मुझे बताएं, एनर्जी जूल में है, पावर क्या होता है? घड़ी के एक टिक में गिरा हुआ एनर्जी। तो टी टाइम में गिरी हुई एनर्जी कितनी होगी? बता, एनर्जी इन टी टाइम कितनी होगी? E बराबर पीटी। ये कहां से आया यार? P की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, तो अगर सेकेंड वाली चीज मल्टीप्लाई कर दोगे तो चीज क्या आएगी? जूल वाली। यार ये बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन है, बट फिर भी एक एक बार बोलना जरूरी है, नोट कर ले। भैया वहां कुछ हिल गया, गड़बड़ हो गया ना यार, तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, तुम कहीं और जगह ढूंढो। उधर है, नीचे है, इधर यार बड़ा सेंसिटिव मामला है भाई, उसी से कैमरा जुड़ा है, उसी से लैपटॉप जुड़ा है, और जरा देर में वो हैंग हो जाता है। उधर तुम ट्राई मार सकते हो, नीचे वाले में एक सॉकेट होगा, नीचे वाले में। मेरी आवाज चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, इतनी बातें नोट कर लिया है तो फिर थोड़ा आगे बढ़ें। अभी हम लोग प्री टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाएं। हाँ यहाँ मत है। एक रिमोट हुआ करता था यार, मैंने कहाँ रख दिया भाई? अच्छा जेब में है। तो इतनी बातें यार प्री टॉपिक
मैं मान के चलता हूं कि सबको थोड़ा थोड़ा पता है और थोड़ा अभी सुन लिया है। हटा दे भाई। अभी तक हम लोग फिजिक्स में टॉपिक के नाम देते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मो, ऐसे, और इसका अचानक से नाम क्या रख दिया है, मॉडर्न। कम से कम कोई टॉपिक की महक तो इससे नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है इससे पहले हम पुराने जमाने की फिजिक्स पढ़ रहे थे और अभी कौन सी आ गई है, मॉडर्न। तो ऐसा क्या अंतर आ गया है कि जो इस फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स रख दिया गया है? तो एक फैक्ट तो ये ही है कि जितनी रीसेंट डिस्कवरी है वही हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब ये 19वीं सेंचुरी के बाद वाली सारी बातें हैं। मतलब इसमें जो कुछ पढ़ रहे हैं वो 19वीं शताब्दी से पहले हम नहीं पढ़ते थे ऑब्वियसली यार। तो मॉडर्न तो है ही है, मॉडर्न है। दूसरी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के बाद पहली बार कुछ चीजों के एक्सप्लेनेशन मिलते नहीं थे। मतलब लाइट के जो बेसिक एजम्पशंस हैं या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो भी एजम्पशंस थे उनसे हम कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। और उन सारे घटनाओं के जवाब मिलना शुरू हो गए कब, जब हमने रेडिएशन या लाइट को नए नजरिए से देखना शुरू किया। तो वो नजरिया इस टॉपिक में आके चेंज हो जाता है। और वो नजरिया क्या है कि दुनिया में कोई भी रेडिएशन ना होके पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी रखता है। क्या है? रेडिएशन वेव ना होके पार्टिकल जैसा नेचर भी रखता है। हसन, तो यार किसी भी रेडिएशन के अंदर पार्टिकल जैसा बिहेवियर होना और पार्टिकल के अंदर वेव वाला बिहेवियर होना, वेव के अंदर पार्टिकल वाला और पार्टिकल के अंदर वेव वाला, ये चीज इस टॉपिक से पहले हम नहीं मानते हैं। बात क्लियर है? तो मॉडर्न का मतलब यार रीसेंट है, एक तो बात है यार, है ना, ये आफ्टर 19वीं सेंचुरी वाली बात है, इसलिए मॉडर्न इसका नाम है। हाँ, ये ऑन ही नहीं किया यार कि बंद हो गया है? बंद हो गया। ठीक है, जाओ। हाँ भाई, तो एक तो यार ये कारण है कि ये रीसेंट है, और दूसरी बात मास हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। दूसरी बात रेडिएशन हैज रेडिएशन जब भी मैं कहता हूं तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन हैज पार्टिकल लाइक नेचर। तो यार अब देखो यार, मास के अंदर वेव वाला नेचर, ओके, पार्टिकल के अंदर वेव वाला नेचर, और वेव के अंदर रेडिएशन को आमतौर पे हम लोग पहले क्या मानते थे, वेव, और उसके अंदर कैसा नेचर आ गया है, पार्टिकल जैसा। तो ये जो वेव और पार्टिकल वाली बातें हैं ये मॉडर्न फिजिक्स से पहले ऐसी नहीं थी। हमने जब तक न्यूटन की फिजिक्स पढ़ी है तो वहां पार्टिकल होता था, वेव होती थी। और मॉडर्न फिजिक्स से पहले जितनी भी फिजिक्स है वो जनरली न्यूटनियन फिजिक्स बोली जाती है। न्यूटन में ये था न्यूटनियन फिजिक्स, और जब तक न्यूटनियन फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। उसमें हम लोग रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चलते हैं और मास को हम लोग मास मान के चलते हैं, मतलब उसको पार्टिकल मान के चलते हैं, उसके अंदर वेव जैसी बातें नहीं करते। और इसी टॉपिक में ये सब खिचड़ी पकी है, तो इसलिए भी ये फिजिक्स कैसी है, मॉडर्न फिजिक्स है। खैर, तो यार मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ है तो कुछ साइंटिस्ट के नाम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को आगे बढ़ाने में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। एक नाम दिख रहा है तुम लोगों को, इतना नोट कर लो तो बाकी आगे प्रकट होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स है वो विजिबल फिजिक्स है। विजिबल फिजिक्स मतलब कि उसको हम कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा बताओ, रे ऑप्टिक्स क्लासिकल है या मॉडर्न है? क्लासिकल है, क्योंकि उसमें भी इमेज के फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली फिजिक्स को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये वाली फिजिक्स ना माइक्रोस्कोपिक लेवल की है। ये सारा कुछ
माइक्रोस्कोपिक, और कई बार तो यार माइक्रोस्कोपिक के भी बियॉन्ड है। तुम्हें पता है आज तक दुनिया में किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, क्या पता है? नहीं है। लेकिन जो भी थ्योरेटिकल फैक्ट है उनकी वजह से जो भी आउटकम्स आना चाहिए वो देखे गए हैं, इसलिए उस थ्योरी को सही माना जाता है। बात समझ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अगर रेडिएशन डालने पे इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होता है, किसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो वो आउटकम तो नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब वो थ्योरी वेरीफाइड है। मतलब यूं ही नहीं मान लिया गया है, एविडेंस है, इसलिए उस थ्योरी को सही माना जाता है। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, और जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स है पहले वाली, वो कहीं ना कहीं विजुअल फिजिक्स है ना यार। तो ये दोनों फिजिक्स में अंतर है, ये नोट करते जाएं, क्योंकि जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो हट जाएगा, तब आगे प्रकट होगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये बोर्ड थोड़ा हाईटेक है, ये बोर्ड मॉडर्न है ना, इसके अंदर ड्वेल नेचर है, ये पिछड़ा हुआ बोर्ड नहीं है, इसीलिए इसके फीचर थोड़ा खराब है। नोट कर लिया भाई? हाँ, आकाश वाले तो बोर्ड नहीं रखते ना, अब हो गए हैं। अच्छा, जब से मैंने लिया उसके बाद होड़ मच गई यार, हर कोई ले रहा है, आकाश वाले, पीडब्ल्यू वाले। यस, और मुझसे पहले मनीष सर ने लिया था। तो यार मॉडर्न फिजिक्स से पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने बहुत रिवोल्यूटरी काम किया है तो कौन है? मैक्सवेल। जब ईएम वेव पढ़ा था तो हम लोगों ने थोड़ी सी बात मैक्सवेल की करी थी। पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरे मैग्नेटिज्म को यूनिफाइड करने का काम किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, है ना। लेकिन इनके भी एजम्पशन में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी वो वेव होती थी। मैक्सवेल जब तक कुछ बोले हैं तब तक रेडिएशन को, लाइट को, या रेडियो वेव को, या अल्ट्रावायलेट को, उन सबको क्या माना जाता था? वेव माना जाता था। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिटेक्शन पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिटेक्शन पे। मतलब कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली और कहीं पे वो उसको डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि कितनी निकली, कैसी निकली। उन्होंने पहली बार उस प्रोसेस के दौरान लाइट के असर को देखा था। लाइट के असर मतलब कि उस प्रोसेस के दौरान अगर लाइट डाल दी जाती थी तो वो प्रोसेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते थे। वो मैं अभी थोड़ा समझा दूंगा। तो हर्ट्ज पहले थे जिन्होंने मेटल के अंदर लाइट के इफेक्ट को देखा था, समझ नहीं पाए थे। हर्ट्ज का कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने चर्चा छेड़ दी होगी कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन डिटेक्ट करते तो ऐसा नहीं होता था, हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान थोड़ा लाइट यूज करी तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके डिटेक्शन प्रोसेस में अचानक से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, यानी वो डिटेक्शन बहुत शार्प हो जा रहा था। तो इसका मतलब लाइट कुछ ना कुछ असर मेटल पे करती है। ये पहली बार किसने देखा था? हर्ट्ज ने। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की दिशा में पहले साइंटिस्ट जिन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन उस दिशा में किया था वो कौन थे? हर्ट्ज थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट, बल्कि साइंटिस्ट नहीं, दो साइंटिस्ट, लेनार्ड एंड हेलोक्स, बहुत गंदा नाम रखते थे यार ये लोग। यस, अच्छा ये भी है एक। इसके बाद एक लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने हर्ट्ज की देखी हुई चीज को और ज्यादा कंट्रोल्ड वे में देखा। उसने पूरा सेटअप बनाया और देखा कि लाइट मेटल पे क्या असर करती है, लाइट को कम ज्यादा करके देखा, और उस असर को एक्चुअली उसने सिस्टमैटिक तरीके से पहली बार किसने देखा? लेनार्ड एंड हेलोज। अभी उसका नाम आएगा भाई इसमें, यहां नहीं है, ये है, ये इन्होंने पहली बार, ये नाम वहीं कहीं मेंशन कर लें, चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये दो साइंटिस्ट ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की दिशा में काम किया है, लिनार्ड एंड, यार ये स्पेलिंग अभी मैच करा लेना, मुझे खुद नहीं पता यार, हेलोज। तो ये पहले थे हर्ट्ज। दूसरे जिन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट देखा
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, किसको लेके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके। ये दूसरे थे। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस एजम्पशन के साथ एक्सप्लेन होगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, ये सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन देने वाले कौन थे? है ना, आइंस्टाइन। शायद कभी कोई सीधे सीधे पूछे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाले कौन थे, हर्ट्ज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, है ना, और किसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है, किसने दिया था यार? ये एक्सप्लेनेशन देने वाले थे। खैर, तो बाकी साइंटिस्ट क्या करके चले गए? जे थॉमसन पहले थे। अब यार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। तो यार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? सबको पता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करने वाले थे और इन्होंने चार्ज और मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन के ई और एम के रेशियो को पहली बार लाया था। चार्ज और मास का रेशियो पहली बार लाया था। फिर एक और साइंटिस्ट मिलिकॉन, इन्होंने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पहली बार बताया, है ना, कि जो चार्ज किसी एटम के अंदर होता है वो किसी फिक्स वैल्यू के मल्टीपल में होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट में ये निकल के आया कि हर बार किसी ड्रॉप के अंदर, ऑयल ड्रॉप के अंदर जो चार्ज आता है वो या तो 1.6 × 10⁻⁹ होता है, या तो उसका डबल होता है, या तो उसका ट्रिपल होता है, 1.5 गुना 2.5 गुना जैसी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पहली बार किसने बताया? मिलिकॉन ने। तो ये साइंटिस्ट हैं। अच्छा, यानी एक तरह से चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू बताने वाला कौन था? मिलिकॉन। इन्होंने पहली बार बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। बात क्लियर है? तो चार्ज बताने वाले ये, E/m बताने वाले कौन थे? अच्छा बताओ, चार्ज पता चल गया, E/m पता चल गया, तो m नहीं निकल आया भाई। E/m पता और Q पता तो m भी निकल आया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में इन लोगों ने सारी जानकारी जुटाई। और अभी इलेक्ट्रॉन निकलने के बारे में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन 3 साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है यार, ये थोड़ा सा सीधे सीधे, कभी कोई अगर, वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी पता हो तो अच्छा है, नोट करते जाएं। सर अभी मैं ना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बट किसी को नोट नहीं करना है। ये जो चीजें मैंने यहां बताई हैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी को नोट नहीं करना है ना। ये चीजें पूछेगा भी नहीं, बस जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। कभी भी कोई लैंग्वेज लिख के आए तो तुम्हें कुछ तो समझ में आए कि किस दिशा में बात चल रही है। ये नोट कर लिया भाई लोग? ये हटा दे भाई। हसन स्क्रीनशॉट ले लें यार, तुम नोट करने में टाइम लगाते हो। सर कर लिया नोट। गुड। नोट कर लिया भाई? नोटेड? ये मैंने हर्ट्ज का अभी बताया था कि हर्ट्ज क्या कर रहे थे कि एक डिटेक्टर के थ्रू ये डिटेक्ट कर रहे थे कि यहाँ किसी ऑल्टरनेटिंग फ्लो कराने वाले सोर्स ने
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कराई। इस ए और बी के अक्रॉस क्या है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स रखा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है और डिटेक्टर क्या करता था, डिटेक्ट करता था। फिर इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किए, यहां और नीचे एक प्लेट लगा दी और प्लेट में क्या डाला, लाइट। तो लाइट डालने के दौरान क्या देखा कि जो डिटेक्टर है ना, इसमें थोड़ा सा स्पार्क जैसा कुछ हुआ, बस इतना उसने पहली बार देखा था। और लाइट डालना बंद कर देते तो स्पार्क बंद हो जाता था। ये किसने देखा पहली बार, हर्ट्ज ने। और ये किसका, हेलोक्स एंड हेलोक्स एंड लेनॉर्ड्स, ये उन्होंने देखा। क्या देखा कि अगर हम यहां पर क्या है, दो टर्मिनल बनाए गए हैं, दोनों मेटल हैं और मेटल के बीच में एक एमीटर लगा दिया गया है। ये बैटरी जरूरत के हिसाब से है, इसको जीरो भी किया जा सकता है और किसी भी वोल्टेज तक पहुंचाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल ऐसे सोचो कि मैंने यहां कोई बैटरी नहीं लगाई, 0 वोल्ट है ना। अगर इस मेटल के ऊपर लाइट या मतलब विजिबल लाइट या विजिबल लाइट से थोड़ा ज्यादा एनर्जी की लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट इसमें गिराई जाती है, तो यहां पे एमीटर में क्या देखा गया, करंट। देखो यार, इलेक्ट्रॉन तो किसी को दिखते नहीं है, सीधे ये दिखेगा कि हाँ कि करंट के अंदर एमीटर में हरकत हो रही है, इसका मतलब यहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या हुआ होगा, अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेटल में हमने लाइट डाली तो क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से निकले कि सामने वाली मेटल प्लेट पे टकरा गए, और टकरा गए तो इलेक्ट्रॉन की जो मेटल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यहाँ की बढ़ गई। अक्सर क्या होता है कि किसी मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ या घट, जितने हो सकते हैं उस टेम्परेचर पे उतने ही रहेंगे। तो क्या ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट करने के चक्कर में यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, और फ्लो कराएगा तो एमीटर में हरकत होगी। इसका मतलब कि यहां पर लाइट ही वो कारण है जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ है। तो इसका मतलब लाइट ही वो कारण है जिसकी वजह से मेटल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसी घटना को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो इसमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, अभी ये सेटअप फिर से आएगा, बस समझने के लिए है। तो मतलब ऐसे साइंस आगे बढ़ी है। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली किसी मेटल पे अगर हम लाइट या रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी आएगी डेफिनेशन, अभी बाद में लिख लेना। तो यार आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए उस थ्योरी का सहारा लिया जिसको उस समय तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। यानी ये थ्योरी पैरेलल में लोग सब प्रपोज कर रहे थे, साइंटिस्ट अलग लेवल के आदमी थे और उनको आम जनता समझ नहीं पा रही थी। तो किसने पहली बार प्लैंक को समझा, प्लैंक वॉज द साइंटिस्ट, इनका नाम मैंने नहीं लिया, वो भी लेना चाहिए था। तो प्लैंक वॉज द साइंटिस्ट जिनकी अपनी एक थ्योरी थी कि यार कि ये बिहेवियर रेडिएशन का होता है, मगर उसको कभी एविडेंस नहीं मिला था, कभी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। तो किसने एक्सेप्टेंस बनाया, आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, इसी थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। खैर इसमें हम लोग बाद में आते हैं, इससे पहले मुझे एक और चीज बताना था। यस, ये तो पहली बार किसने, आइंस्टाइन ने फोटो क्वांटम थ्योरी को कंसीडर किया। क्वांटम थ्योरी पे हम लोग आएंगे। उससे पहले की कहानी यह है कि यार इलेक्ट्रॉन निकलने के पहले और भी तरीके थे। इलेक्ट्रॉन निकालने के कुछ 3 तरीके मैंने यहां मेंशन किए हैं। केवल मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रेडिएशन डालना जरूरी नहीं है, और भी तरीकों से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जा सकते हैं, अगर हम मेटल को गर्म कर दें तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में रख दें, तुम्हें पता है किसी मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर पेरेंट एटम होते हैं और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से अपने ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब पता है। खैर मटेरियल है तो एटम होंगे, एटम है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, बस इतना ही समझ लो, बहुत है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दें तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहां मिलेगा, पीछे। पॉजिटिव को फोर्स कहां मिलेगा। अब तो एटम तो यार मटेरियल छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं और फ्री हैं, तो उनकी संभावना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मेटल छोड़ के, लेकिन हल्की फुल्की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, वो या तो यहां जमा हो जाएंगे पॉजिटिव को छोड़ते हुए। लेकिन अगर हाई फील्ड क्रिएट कर दी जाए, मतलब यार 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर की या
10⁴ न्यूटन पर कूलाम की फील्ड अगर क्रिएट कर दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ के बाहर निकल भी सकते हैं। स्पार्क करते हुए जब चार्ज हवा में चलता है, स्पार्क करते हुए जब चलता है तो इसका मतलब होता है वो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कभी अगर बैटरी के दो टर्मिनल को बहुत पास लाया जाता है तो जो स्पार्किंग होती है तो उसमें क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में हवा के थ्रू इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। तो स्पार्किंग का हमेशा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोपोगेशन हवा में, यानी वो निकल आए, बाहर निकल आए। क्या बात समझ रहे हैं? तो हाई वोल्टेज अगर क्रिएट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन किस वजह से निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बात समझ गया? तो फील्ड एमिशन किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दूसरा मैंने क्या नाम दिया है, थर्मियोनिक एमिशन। अगर किसी मेटल को गर्म कर दिया जाए तो जिस तरीके से यार गर्म होने पे एटम का वाइब्रेशन मोशन तेज हो जाता है, उसी तरह से किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो रैंडम मोशन करते रहते हैं मेटल के अंदर, और उनका मोशन जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे उनका मोशन भी, है ना, और मोशन बढ़ते बढ़ते अगर उनकी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई कि वो मेटल के अट्रैक्शन को छोड़ सकते हैं तो वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल आएंगे। यानी हर मेटल को एक खास टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। इस प्रोसेस का नाम थर्मियोनिक एमिशन है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम क्या कह देते हैं, थर्मियॉन्स। मतलब नाम रख दिया है कि थर्मल प्रोसेस से निकले हैं तो थर्मियॉन्स रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस से निकलते हैं तो उनका नाम हम क्या कर देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन अभी नाम नहीं आया यार भाई, मिक्स मत करो यार, फोटोन अभी आया ही नहीं कहीं। फोटोन तो एनर्जी का नाम है, मतलब जो जो एनर्जी हम गिराते हैं ना, रेडिएशन, वो आएगा यार। तो थर्मियॉन्स क्या है, हीट की वजह से। तो क्या यार थर्मियोनिक एमिशन जब होता है तो उसमें क्या जरूरी है, हीट करना। क्या मेटल को किसी हाई टेम्परेचर पे जाना जरूरी है, नहीं यार। अगर ये उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे, उससे कम पे है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, है ना। यहां फील्ड ज्यादा होना जरूरी है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं था, मेटल बिना उस टेम्परेचर पे जाए भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था। यानी किसी मेटल को हम सुटेबल रेडिएशन दे दें, तो ये सुटेबल रेडिएशन क्या है कि अगर उस मेटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की है और हम दे कम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दे दूं, भले उसकी मात्रा बहुत कम है, तो भी वो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है। क्या इस प्रोसेस में मेटल किसी टेम्परेचर पे पहुंचते हैं क्या, हाई टेम्परेचर पे नहीं पहुंचते हैं। तो इसका मतलब इसको थर्मियोनिक एमिशन का दर्जा देना सही नहीं है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्मियोनिक एमिशन जैसा नहीं है, क्योंकि उसके जैसा होता तो ये भी हाई टेम्परेचर पे जाके इलेक्ट्रॉन निकालता। तो बस यहीं से साइंटिस्ट स्टक हो गए कि यार ये थर्मियोनिक एमिशन नहीं है, फील्ड एमिशन नहीं है, तो इसका मतलब कोई अलग तरह का एमिशन है जिसका एक्सप्लेनेशन पुराने तरीकों से दिया नहीं जा सकता। तो जरूरत पड़ी किसकी, तो जरूरत पड़ी क्वांटम थ्योरी की, जिससे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। पहले इतनी बात नोट कर लें, तो हम लोग क्वांटम थ्योरी के एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। क्या किया उन्होंने, मिलिकॉन, हाँ नाम तो क्वेश्चन में आ ही जाता है कई बार भाई। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है, तो उनके बारे में जानने में क्या बुराई है। मिलिकॉन पे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तो केमिस्ट्री में पढ़ लो यार, फिर क्या हम क्या, मुझे क्या बताने दें। अच्छा, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, बट वो बोर्ड दिखा दिएगा, बोर्ड नहीं दिखा है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, मगर
सारी बातें जो केमिस्ट्री के तरीके से पढ़ी जाती हैं वो केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे। अब केमिस्ट्री वाले अगर ये बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, तो थोड़ा कम बढ़िया रहेगा। इसीलिए शायद फिजिक्स में भी मेंशन किया गया, और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो फिजिक्स से कनेक्टेड है, वो बातें केमिस्ट्री में बोली नहीं जाती हैं, तो इसीलिए दोनों जगह दिया गया है। बोर्स मॉडल तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और यहां भी पढ़ते हो, तो इसका ये मतलब नहीं यार कि वहां पढ़ लिया तो यहां नहीं पढ़ सकते, मतलब यहां अब नहीं पढ़ना है, यहां पढ़ना पड़ेगा। वो अपने तरीके से बताएंगे, यहां कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं फिजिक्स के लिए, उतनी बातों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो यार किसी मेटल पे अगर हम लोग सुइटेबल रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। गारंटी नहीं है यार, अगर वो रेडिएशन बहुत कम फ्रीक्वेंसी का है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना निकाले, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और ये थर्मियोनिक एमिशन जैसा बिल्कुल नहीं है। तो बस जरूरत पड़ गई कि यार अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और तरीके से होगा, और अगर क्वांटम थ्योरी ना कंसीडर की जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं जा सकता है। तो यहीं से यार पहली बार ये बात आई कि यार रेडिएशन के अंदर कुछ खास बात है, उसके अंदर ऐसी कोई क्षमता है जो इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के निकाल देता है। तो रेडिएशन से कभी टक्कर की उम्मीद लोग नहीं करते थे, लेकिन क्वांटम थ्योरी में रेडिएशन को पार्टिकल जैसा कैरेक्टरिस्टिक का माना गया। इतनी बात पहले नोट कर लें तो फिर हम लोग क्वांटम थ्योरी की बात समझ लें कि क्या होता है। नोट कर लिया है? तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाकी दो तरीकों से बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉन निकालने का ये प्रोसेस उस समय साइंटिस्ट के लिए एकदम नया था, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने सहारा लिया किसका? क्वांटम थ्योरी का। तो यार क्वांटम थ्योरी की जरूरत दो चीजों के लिए पड़ी है, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने के लिए, और दूसरा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिया किसने है? मैक्स प्लैंक। मैक्स उसके नाम में लगा होगा, केवल पहले प्लैंक रहा होगा, जब उसने काम बड़ा कर दिया तो उसने लगा दिया मैक्स। बड़ा काम जो किया है नहीं, इस तरह से लोग कर लेते हैं। मैक्स प्लैंक। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये बताया कि भाई जितना भी रेडिएशन को अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जा रहा है, उसके अंदर हम लोग मान के चलते थे कि ऐसे यार कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो पहले तो उसने बोला कि यार कि लाइट या रेडिएशन को कंटिन्यूअस वेव की तरह ना सोचा जाए। कैसे सोचा जाए? कि वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अभी तक हम क्या मानते थे? कंटिन्यूअस वेव, और अब हम क्या मान रहे हैं? एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और एक पैकेट की कुछ खास एनर्जी होती है। नहीं, उसने पैकेट का नाम क्या दिया? उस एक पैकेट का नाम दिया क्वांटा, या उसी का नाम क्या है? फोटोन। तो फोटोन रेडिएशन के प्रोपोगेशन में इस एजम्पशन को कि वो पैकेट के फॉर्म में चल रहा है, तो उस एक पैकेट का नाम क्या है? फोटोन या क्वांटा। बिल्कुल, बात समझ रहा है? तो इसका मतलब यार ये कोई चीज है या ये एक इन्फ्लुएंस है? क्योंकि एनर्जी कोई चीज नहीं है, एनर्जी कोई इन्फ्लुएंस है जो किसी चीज के अंदर बदलाव कर सकता है। एनर्जी कोई चीज थोड़ी होती है, मैटर थोड़ी होता है। क्या बात समझ रहा है? तो रेडिएशन को उसने पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कंसीडर किया, और उसने कहा कि हर पैकेट की जो एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी का पैकेट, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम फ्रीक्वेंसी का पैकेट। तो इसी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं,
है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन को निकालने लायक पैकेट नहीं होंगे तब तक वो नहीं निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसने क्या बताया कि हर फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, यानी ई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इक्वालिटी लाने के लिए उसने एक कांस्टेंट इन्वॉल्व किया, ऑब्वियसली अपने नाम पे ही करेगा, है ना, मेरा नाम क्यों देगा। H को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यार ये इसकी वैल्यू है। अब यार कुछ बातें यहां बड़ी अजीब हैं कि हम कह रहे हैं कि लाइट को क्वांटा मानो, फोटोन मानो, वेव मत मानो, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी शब्द है ये कहां डिफाइंड होता है। अरे ये फ्रीक्वेंसी शब्द कहां डिफाइंड होता है, वेव में। यानी हम फ्रीक्वेंसी टर्म उठा रहे हैं वेव मॉडल से, मगर मन में विजुलाइज क्या कर रहे हैं, पार्टिकल। ये बड़ा मतलब एक समय पे इस लाइट के अंदर दो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम केवल वेव सोचेंगे तो सारे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, केवल फोटोन सोचेंगे तो भी सारे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे। तो हम कह देते हैं कि नहीं भैया उसके अंदर ड्वेल नेचर है, हर रेडिएशन के अंदर ड्वेल नेचर होता है। वो भी है, वरना फ्रीक्वेंसी कहां से आई, ये भी है, वरना फोटोन वाली बातें हम क्यों कर पा रहे हैं। नहीं होता यार, कई बार कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो कभी कभी हीरो होते हैं और कभी कभी, हाँ, फना मूवी में आमिर खान पहले हीरो होता है फर्स्ट हाफ में, बाद में पता चलता है वो क्या है, विलन है। तो वही इसके अंदर भी स्प्लिट पर्सनालिटी है। हाँ तो विलन का काम करेगा तो मरेगा ही, बात समझ रहा है। तो इस रेडिएशन के अंदर भी ड्वेल पर्सनालिटी है ना। तो एक पर्सनालिटी की फ्रीक्वेंसी यहां यूज करी है मैंने। अच्छा, वेव जब हम पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये पढ़ा है कभी किसी ने, v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू, अब न्यू की जगह f पढ़ा होगा या n पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला मैं वहां से कॉपी कर रहा हूं। लेकिन यार ये बात नॉर्मल वेव की नहीं चल रही है, ये लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात चल रही। तो उसकी स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, c से। तो c बराबर क्या हो गया, न्यू लैम्डा। तो क्या हम न्यू को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यार अगर हम न्यू को c बाई लैम्डा लिखेंगे तो e का फॉर्मूला एक और बन जाएगा, क्या, sc बाई लैम्डा, है ना यार। ये भी कहां से आया है, वेव से, और यूज कहां कर रहे हैं, फोटोन में। तो लैम्डा यार, क्या फोटोन में लैम्डा जैसी कोई चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वेव मॉडल में ही तो पहली बार वेवलेंथ इन्वॉल्व होती है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और c क्या है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। अब लाइट ना बोलो क्योंकि यहां पे यार लाइट से के बियॉन्ड भी बातें करना है। तो यार ये बात हो गई कि यार फोटोन के अंदर एनर्जी होती है। और क्या बताया यार, एनर्जी होती है तो वो तो रेडिएशन के अंदर, वेव के अंदर भी होती है। नई बात उसने जो ये बताई ये बड़ी अजीब है कि उसके अंदर मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब कि अगर किसी चीज पे लाइट टकराती तो उसको फोर्स दे सकती है। यार ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, क्योंकि लाइट, हमारे हाथ पे लाइट अगर फोर्स दे भी रही है तो इतना कम दे रही है कि उसका असर हमें कभी महसूस नहीं होता। लेकिन जब यार इतना माइक्रो लेवल पे बात चल रही, इतने हल्के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वो छोटा सा टक्कर भी कहीं ना कहीं, अभी इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना यार, 10⁻31 kg के ऑर्डर का होता है। तो उतने हल्के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के निकालने के लिए रेडिएशन की ये प्रॉपर्टी कि उसके अंदर मोमेंटम होता है, यही अपने आप में बहुत है। तो यार एनर्जी होती है और साथ साथ क्या होता है उसके अंदर, मोमेंटम। तो मोमेंटम जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में मैकेनिक्स का P बराबर mv आता है। तो मैं तुरंत क्लियर कर दूं कि यार इसके अंदर मोमेंटम तो होता है, बट हैव जीरो रेस्ट मास। रेडिएशन में मास नहीं होता है, मगर यानी इसका फर्दर P बराबर mv हम कभी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसका मास डिफाइंड नहीं है। बल्कि अगर कोई कहता है कि रेडिएशन को हमने रोक के उसका मास मेजर किया तो रेडिएशन ही खत्म हो गया, क्योंकि रेडिएशन का मतलब ही कि वो लाइट की स्पीड से चलता है, रोक दिया तो रेडिएशन ही खत्म हो गया। तो उसका रेस्ट मास हमेशा क्या माना जाता है, जीरो। लेकिन उसके अंदर मोमेंटम होता है, और मोमेंटम
किस पे डिपेंड करता है? तो उसका ये फॉर्मूला है h बाई लैम्डा, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा मोमेंटम। खैर h बाई लैम्डा, यहां से देखें जरा, E बराबर एस सी बाई लैम्डा पढ़ा है हमने, तो h बाई लैम्डा को और हम क्या लिख सकते हैं यार, ये c इधर पहुंचा दें तो h बाई लैम्डा को हम और क्या लिख सकते हैं, E बाई सी। तो अब बता, दो चीजें फोटोन के अंदर है, एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों फार्मूले नोट कर लें, इतनी बातें नोट कर लें पहले। नोट कर लिया भाई? नोट करते जाओ यार, कहाँ लिखा हुआ है शीट में, कहाँ लिखा भाई? अरे इतना और नोट कर लो यार, थोड़ी थोड़ी से मैं लिखाता हूँ एक, तो वो भी नहीं नोट करते हो। मॉडर्न फिजिक्स है यार, केमिस्ट्री टाइप का टॉपिक है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, तुम लोग ये हो गई आदत खराब। मैकेनिक्स थोड़ा कम लिख लो यार। सर इसकी शीट आपने दी है अभी? यस, दे दी है। ओके सर। मैंने कहा यार कि एनर्जी जो है पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सोचो कि यार एक पैकेट कुछ 2 जूल का है, हालांकि मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, 2 जूल बहुत बड़ी चीज हो गई। सोचो एक पैकेट 2 जूल का है और कोई एनर्जी कहीं फॉल करेगी, तो वो 10 जूल हो सकती है क्या? हो सकती है अगर 5 फोटोन गिरे। 20 जूल हो सकती है क्या? हो सकती है अगर 10 फोटोन गिरे। क्या 21 जूल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यार फोटोन 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10.5 फोटोन, समझ रहा है ना? अगर हम उनको पार्टिकल मॉडल से देख रहे हैं तो पार्टिकल पूरा पूरा होगा, 1.5-2.5 पार्टिकल का मतलब नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है ये फोटोन का, कि एनर्जी जो फोटोन की होती है वो कैसी होती है, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है कि वो किसी एक वैल्यू के मल्टीपल में होती है। यानी अगर मुझे एक फोटोन की एनर्जी पता है, लेटस से 2 जूल है, तो वो 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्या 5 हो सकती है? नहीं हो सकती। 4.5 हो सकती है? नहीं हो सकती। ये बात समझ लें। तो क्वांटाइज का मतलब है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू होगा जो एक फोटोन की एनर्जी है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी एक फोटोन की जितनी एनर्जी है उसके मल्टीपल में ही एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब है एनर्जी क्वांटाइज्ड है ना? अगर एक की एनर्जी एच न्यू है तो बता यार 2 एच न्यू हो सकती है, 1001 एच न्यू हो सकती है, हो सकती है क्या 2.5 एच न्यू? नॉट पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब मान लिया मैं कहूं कि मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैंने कहा मेरे पास 100 जूल की एनर्जी है और एक फोटोन कितने एनर्जी का है? एक फोटोन 2 जूल का है। तो बताओ मेरे पास कितने फोटोन हैं? समझ गया? तो अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हमें टोटल एनर्जी पता हो और एक फोटोन की एनर्जी पता हो तो नंबर ऑफ फोटोन निकल आएंगे। अब यार ये बात मैं साथ ही साथ 3 बातें करना चाह रहा हूं। अगर हमें टोटल एनर्जी पता है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड। अगर हमें एनर्जी पर सेकंड पता है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कहीं पर इतनी एनर्जी हर सेकंड गिर रही है, तो वहां हम नंबर ऑफ फोटोन थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इतने फोटोन हर सेकंड गिर रहे हैं। नहीं समझे? यानी अगर मैं एनर्जी की जगह यहां पावर लिखता हूं तो उससे फोटोन नहीं निकलेंगे, क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। क्या यही फॉर्मूला हम पावर के साथ बना सकते हैं? तो वहां नंबर ऑफ फोटोन ना आके क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। क्या यही फॉर्मूला मैं इंटेंसिटी के साथ बना सकता हूं? इंटेंसिटी क्या होता था? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और उसमें एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटोन
पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब इसको 3 बार लिखाने की मैं जरूरत नहीं समझता। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनर्जी में फोटोन की एनर्जी डिवाइड करोगे तो फोटोन आएंगे, पावर में डिवाइड करोगे तो फोटोन पर सेकेंड आएंगे, और इंटेंसिटी में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या ये बात समझ में आ गई है? नोट करते जाए। हटा दे भाई लोग। तो ये प्लैंक्स के एजम्पशंस हैं किसको लेके? रेडिएशन को लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके प्लैंक ये बातें किया करते थे, कोई मानता नहीं था। किसने माना? और आइंस्टीन ने माना तो पूरी दुनिया ने मान लिया, क्योंकि आइंस्टीन मतलब शुरू से ही जीनियस कहलाए थे। उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी और उसके एविडेंस मिलना चालू हुए तो लोग हैरान हो गए, तो फिर ये तो बात मानना ही था। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने अंदाज में कैसे बयां किया है, ये हटा दे भाई लोग। मैं उसका थोड़ा सा विजुअल दिखा दूं तो तुम्हें ध्यान रहेगा। रेडिएशन डाला जा रहा है किसी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। कितना भी रेडिएशन डाल दो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। लेकिन अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन निकले। ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, बस ऐसे ही समझो यार। यहां थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा दिखाया है। एटम के अंदर घूमता हुआ रैंडम इलेक्ट्रॉन, और एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और उनके अंदर क्या गिरा है? रेडिएशन पैकेट गिर रहे हैं। तो यार किसी रेडिएशन पैकेट से इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो जाए, पहले तो चांसेस इसी के बहुत कम होते हैं। अब टक्कर होने के बाद इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने लायक एनर्जी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खाएंगे। अगर वो एनर्जी उसको निकालने लायक नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। मतलब कि अगर ये कम फ्रीक्वेंसी के हैं तो फोटोन गिरते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना डांस करते रहेंगे। उनको मतलब नहीं है कि हमें ये खाना है कि नहीं। वो पार्टी में वही खाना खाते हैं जिससे वो पार्टी के बाहर जा सके। बात समझ रहा है? तो इसको नहीं खाएंगे यार। ये देखो यार, एक इलेक्ट्रॉन ने फोटोन खा लिया और पार्टी छोड़ के बाहर चला गया। बात समझ गया? अब इसको सही खुराक मिली है और पार्टी छोड़ के अब ये डांस करने की स्थिति में नहीं बचा। बात समझ रहा है? तो उसके लिए क्या जरूरी है? पैकेट थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी है। मैंने कलर से दिखाने की कोशिश करी, अब तुम्हें पता नहीं समझ में आया हो चाहे ना आया हो। खैर, ये बात आइंस्टीन ने अपने तरीके से क्या समझाई? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट डज नॉट बिहेव एज अ वेव बट एज अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। मतलब जो आइंस्टीन उसकी प्लैंक की बातें थी उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? When photon fall on a metal, it transfer whole of its energy। जितनी भी एनर्जी फोटोन की है वो किसको दे देता है? लेकिन यार एक बात मैंने जो बताई है कि वो पूरी एनर्जी पहले तो इस लायक होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, वरना वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत एनर्जी नहीं खाता है। बात क्लियर है ना? तो जितनी भी फोटोन की एनर्जी है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है यार। अब उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरा खाएगा। और वो रैंडम मोशन एटम के बीच में क्यों कर रहा है? क्योंकि एटम का अट्रैक्शन उनको इजाजत नहीं देता कि वो मेटल छोड़ के बाहर जाए। तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी कहां खर्च होती है? अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यार उसका पार्ट कहां खर्च होगा? अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए।
और दूसरा एनर्जी जो बचेगी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के अंदर बचा रह जाएगा, है ना। तो पार्ट ऑफ एनर्जी कहां यूज होता है? इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि उस, हाँ, निकालना, मतलब कि उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अट्रैक्शन खत्म हो गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया मतलब इतनी एनर्जी आ गई कि अब अट्रैक्शन का फर्क नहीं है उसके अंदर, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है। उस एनर्जी के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस से निकला है तो जितनी एनर्जी है वो बची रहेगी, लेकिन अगर डीप इनसाइड से निकला है तो फर्दर बाहर निकलते निकलते उसकी और एटम के साथ कॉलिजन होगी, वहां एनर्जी के लॉस संभव है नहीं। तो बची हुई एनर्जी बची रहेगी या खर्च हो जाएगी, इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने जो फोटोन खाया है वो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है या बहुत अंदर का इलेक्ट्रॉन है। खैर, तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है, लेकिन वो भी कम हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एनर्जीज आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यार सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन, सरफेस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि उसको फर्दर उस एनर्जी को कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। जबकि जो डीप इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो उनकी एनर्जी कोलिजन में नहीं खर्च होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से निकलते हैं उनकी एनर्जी खर्च हो जाती है। अब ऐसी संभावना है कि खर्च होने के बाद एकदम ना के बराबर, बिल्कुल मरे हुए बाहर से निकल रहे हैं ना के बराबर वेलोसिटी के साथ, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी हो, लेकिन सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके अंदर होगी? जो सरफेस से निकले हैं। बात क्लियर है? अभी यहां पर एक नाम इन्वॉल्व होने वाला है, वर्क फंक्शन, है ना। तो ये वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि हर मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग बनाए रखने के लिए अपना अपना एक अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें कम से कम कुछ एनर्जी तो देना पड़ेगी, वरना वो अट्रैक्शन खत्म। तो जितनी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हो जाता है, वो मिनिमम एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इसका वर्क फंक्शन कुछ फाई है और हमने जो एनर्जी गिराई है ई की, तो ई को फाई से बड़ा होना जरूरी है, वरना इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अभी हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आगे बनाएंगे, इतने पॉइंट्स जो है समझ लें और अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा कुछ तो लिख लें। ये पॉइंट क्या समझ में आ गए हैं सारे? ये लास्ट पॉइंट कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको भी रहने देते हैं। बस इतना समझ लो यार कि जो एनर्जी फोटोन की है वो किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ई वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम होगा, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फाई। और फाई का मतलब यहां क्या है?
वो एनर्जी जिसको देने के बाद इलेक्ट्रॉन मटेरियल का अट्रैक्शन छोड़ देता है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट का नाम वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन कोई एनर्जी नहीं, वर्क फंक्शन वो रिक्वायरमेंट का नाम है जितना देने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटल से कनेक्शन तोड़ लेता है, मेटल के साथ रिश्ता तोड़ लेता है, उसका नाम क्या है? वर्क फंक्शन। तो ये सारी चीजें 1 2 3 4 इन पॉइंट्स पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। फोन देना। नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया है? सर एक बार जो डी वाला है वो एक बार वापस से बता दिएगा। मैंने कहा यार कि किसी मेटल के अंदर अगर हमने कोई फोटोन गिराए हैं और उसकी एनर्जी E है और इसकी रिक्वायरमेंट फाई है, तो जितना एनर्जी चाहिए है मिनिमम वो फाई है और एनर्जी ये उससे ज्यादा है। मान लिया ये 10 है और ये 6 की जरूरत है, तो 4 बची ना, वो 4 एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। लेकिन जो सरफेस से निकलेगा वो पूरी पूरी 4 रखेगा और जो डीप से आएगा वो 4 से कम भी रख सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एनर्जी आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल। डिफरेंट एनर्जी के मेटल से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? क्योंकि कुछ सरफेस वाले होते हैं और कुछ डीप वाले होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? सरफेस वाले की, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्दर कोई एनर्जी खर्च नहीं करी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हीं होगी, है ना। बिकॉज देयर एनर्जी इज नॉट लॉस्ट बाय द कॉलिजन, है ना, लाइक दोज विच आर इजेक्टेड विद इन द मेटल। जो मेटल के बहुत अंदर से निकले हैं उनके मुकाबले सरफेस वालों ने एनर्जी को टक्कर के दौरान खर्च नहीं किया है। बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई भाई हसन? हाँ सर समझ गया। तो अभी मैंने एक नाम इन्वॉल्व कराया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल को चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, बल्कि इलेक्ट्रॉन के बजाय मुझे कहना चाहिए किन इलेक्ट्रॉन को? सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, क्योंकि डीप इलेक्ट्रॉन की तो गारंटी कोई ले नहीं सकता। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाएं, उस मिनिमम एनर्जी का नाम क्या है? तो वर्क फंक्शन भी एक तरह से एक फोटोन की रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, वो भी तो एनर्जी है। यानी वर्क फंक्शन भले हम फाई सिंबल से लिख रहे हैं लेकिन है तो ये एनर्जी ना। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू या एस सी बाई। तो अब अगर वर्क फंक्शन एक खास वैल्यू है किसी मेटल के लिए, तो क्या उस एनर्जी के लिए कोई खास फ्रीक्वेंसी भी होगी और उस एनर्जी के लिए कोई खास वेवलेंथ भी होगी? नहीं। तो यार वर्क फंक्शन एनर्जी का नाम है
तो उस खास फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस खास वेवलेंथ का नाम क्या है? बस सिंपल समझ लो यार कि कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराएं इलेक्ट्रॉन बाहर आए, उसका नाम क्या? जस्ट बाहर आ जाए, जस्ट मतलब कि बस जरूरत पूरी हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड। उससे ज्यादा गिराएंगे तो तब तो आराम से निकलेगा, विद काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। उससे कम से गिराएंगे तो नहीं निकलेगा। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? सीधी सी बात है, फाई भी एक तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता था, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू। और क्योंकि फाई खास है तो न्यू भी खास होगा, उसका नाम क्या रख दिया है? न्यू थ्रेशोल्ड। नहीं, अच्छा क्या बताओ, फाई अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन लैम्डा फॉर्मूले में नीचे आता है, तो लैम्डा क्या हो गया? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि उससे ज्यादा होने पे नहीं निकलेगा। ये बात समझो यार, लैम्डा का कम होना मतलब एनर्जी का ज्यादा होना, लैम्डा का बढ़ना एनर्जी का कम होना। तो लैम्डा एक लिमिट से बड़ा हो गया तो इसका मतलब एनर्जी कम हो गई, तब थोड़ी वो फोटोन निकाल पाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना? और वेवलेंथ में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसके बियॉन्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जिससे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए। लैम्डा का मतलब है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जिससे थ्रेशोल्ड जिसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए। क्या बात समझ में आ गई है? तो जब भी हमें वर्क फंक्शन पता हो तो उसकी मदद से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो तो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता हो तो हम वर्क फंक्शन ला सकते हैं, या वर्क फंक्शन पता हो तो लैम्डा ला सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? यहां मैं यार एक बात और क्लियर करना चाह रहा हूं, तुमने यार ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एस सी बाई लैम्डा, ठीक है, जिसमें एच की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा आमतौर पे एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो उसके लिए हमें क्या एंगस्ट्रॉम में रखना चलेगा क्या भाई? स्टैंडर्ड यूनिट में रखना पड़ेगा। किसमें? इसको हमें -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं? अच्छा, इससे ये सब करने के बाद आंसर किस में आएगा? जूल में। लेकिन यार इस टॉपिक में आंसर जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने का फैशन है, तो आंसर किस में आ गया? हमें चाहिए किस में? तो बताओ यार, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब या डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से? यानी यार इस पूरे कैलकुलेशन में जो कुछ आ चुका है वो तो रहेगा ही, उसमें और क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अब बताओ, क्या ये कैलकुलेशन किसी को करने का मन कर रहा है क्या? ये हमें रोज रोज ना करना पड़े तो ये कैलकुलेशन ये याद करके लोग रखते हैं, और ये कैलकुलेशन आता है 12375, जिसको मैं 400 लिख देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना? तो क्या बता, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने का ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। क्या समझ गया यार? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने का, यानी कल को अगर तुम्हें लैम्डा थ्रेशोल्ड पता हो और तुम्हें वर्क फंक्शन लाना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो तुम क्या करोगे? 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कर दोगे, तो क्या यही वर्क फंक्शन किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बात समझ गया? मॉडर्न फिजिक्स में यार कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक तरीके से करोगे ना तभी काम बनेगा। कुछ भी करोगे तो काम, फॉर्मूला के लिए याद रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें अगर क्लियर हैं तो अब मैं एक लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब कितनी एनर्जी से निकलेंगे? तो मैं कहूंगा यार काइनेटिक एनर्जी एक लिमिट से, मतलब सबसे ज्यादा किनकी होगी? सरफेस। और कितनी होगी? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किनकी होगी? जो सरफेस से निकले। और कितनी होगी उसकी गारंटी ले सकते हैं, E माइनस फाई के बराबर। क्यों? E वो एनर्जी है जितनी हम गिराए हैं, फाई वो जरूरत है जितनी
इलेक्ट्रॉन को मेटल छोड़ने के लिए चाहिए। अगर हम 10 गिराए हैं, 6 की जरूरत है, तो 4 जो बचा वो इलेक्ट्रॉन के अंदर किस फॉर्म में रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या उतना ही रहेगा या उससे कम भी हो सकता है? यार मैं बता दूं यार, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के मैक्स से कम ही हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है, और 0 से इक्वल भी हो सकती है। और यानी अगर मैं भीड़ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करूंगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी मिले इसकी कोई गारंटी, 0 मिले इसकी कोई गारंटी। भीड़ में हर तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ बहुत एनर्जेटिक जो सरफेस से आए हैं, कुछ कम एनर्जेटिक जो डीप से आए हैं, और कुछ एकदम बिल्कुल मरे हुए से जो बस किसी तरह से बाहर आ गए हैं और कुछ आ नहीं पाए। ऐसे भी तो होंगे यार। ऐसी भीड़, इस भीड़ को हम लोग कहेंगे यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस रेडिएशन का नाम क्या है? फोटोन। फोटोन डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। पूरी बात क्लियर है? बस लोग बस से आते हैं। यार इतनी देर मेहनत की हो तो एक क्वेश्चन मैथमेटिकल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी यार पूरी साइकिल कंप्लीट होगी जिसकी शुरुआत आज की क्लास में हुई है। तो यार इन सारी कहानी जो अब तक पढ़ी है उसको जोड़ने वाला एक क्वेश्चन है जिसमें 9 क्वेश्चन है। नहीं भाई, अभी अभी का सब खत्म यार, पूरा करके जाओ। अभी होमवर्क मैं नहीं दूंगा यार। अच्छी बात है कि होमवर्क अगली क्लास में मिलेगा, लेकिन आज जितना पढ़ा है उतना तो कनेक्ट हो जाए यार। होमवर्क में देंगे तो कितने लोग करके आएंगे मुझे पता है। ये हटा दे भाई लोग। सर मेरी सीट इस्तीफा को दे दिएगा, मैं उससे ले लूंगा। दे दे भैया, इसको सीट दे दो यार, हसन के नाम की। और खो जाए तो मत देना दोबारा। हाँ भाई, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन एक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है मात्र। थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊं, और फिर तुम नोट करते जाओ। प्रयास तो करो यार, लिखो, पहला क्वेश्चन नोट करो, फिर उसमें खाली जगह छोड़ो, और फिर कुछ कोशिश करो, फिर नोट करो, तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन तो नोट कर ही लो कम से कम। एक एक क्वेश्चन नोट करते जाएं, प्रयास करते जाएं, फिर देखते सुनते जाएं। हाँ भाई, अपने आप से फॉर्मूला लिखें, कम से कम वैल्यू डालें। सॉल्व करने का मन ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं करूंगा। मैं उसको सीधे बता दूंगा क्या आया है, सॉल्व कराया मेरे पास है शायद। हाँ मेरे पास आंसर है। पहला आंसर आ रहा है 1.65 इंटू 10⁻⁻27। हाँ भाई, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, कौन सा फॉर्मूला है यार? पहले तो फॉर्मूला बताओ जरा। P बराबर H बाई, तो H कितना?
लेमडा कितना -10, तो ये कितना आ गया यार, मैंने अभी अभी क्या बताया 1 पॉइंट इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर। यार इतना काम कितने लोगों ने कर लिया यार मुझसे पहले, अगला काम भी मुझसे पहले करने की कोशिश करें। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, Sc/λ। तो इससे आंसर किस में आएगा, अगर इसमें H, C और लैम्डा डालोगे तो ये आंसर किस में आएगा। मगर मैं चाहता हूं जूल में ना ही लाओ, हम क्या करने वाले हैं 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम करने वाले हैं। इससे आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद है ना यार, एस सी और ई सब कुछ रखने के बाद ये आंसर किस में आता है। तो पहले वाले तरीके से अगर करते सब कुछ रख के सही सही यूनिट में तो आंसर जूल में आता, बट हम लाना चाहते हैं किसमें। तो बता 12400 में क्या डिवाइड करना है, कितना 10⁻10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना है, क्योंकि वो सब हमने कैलकुलेशन में शामिल कर लिया था। तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कितने लोग आ गया है। अब यार 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है और अब किसी का मन है कि जूल में बदलना है, तो ये काम ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जूल में भी लाना है तो ये काम नहीं करना है, जूल में भी लाना है तो पहले किस में निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर अगर किसी को जूल में चाहिए तो 3.1 के साथ क्या करोगे। तो अब किस में आ गया, जूल में। क्या ये बात क्लियर है भाई लोग। यही प्रोसेस सबको करना है, कुछ और ट्राई करोगे तो गलती होगा और कुछ नहीं होगा। बात क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये कैसे आएगा यार, अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन पूछा जाता है तो हम क्या लगाते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी। याद है ना, मैंने कहा 100 जूल टोटल एनर्जी और 2 जूल का फोटोन है, तो कितने फोटोन होंगे, 100 डिवाइड बाई 2 करने पे आता है कि नहीं। तो यहां भी नंबर ऑफ फोटोन पूछा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन पूछा है वो भी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो यार हमें यहां लिखना पड़ेगा एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई क्या, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यही करना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया को ही तो हम इंटेंसिटी बोलते हैं, क्वेश्चन में यही तो दिया है। इंटेंसिटी कितना दिया है, 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर तुम यार एनर्जी 2 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, यार 2 वॉट मतलब 2 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर, तो फोटोन भी क्या आएगा, पर सेकंड पर यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ रहे हैं। तो यार कितना इंटेंसिटी दिया है, 2, डिवाइड किससे करना है। हाँ, नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, 2 में से किससे डिवाइड करना है, 3.1 इंटू 10 टू पावर, एक मिनट, -19 इंटू 1.6। ये इससे करना भाई, जूल वाले से। ये भी समझो यार, क्या ये जो 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है 2 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवाइड भी किससे करोगे यार, 2 के साथ ये डिवाइड करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो लिखा जाएगा इतने फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ रहा है, जो भी आंसर आएगा, ये आंसर कोई बताएगा क्या, नहीं, मैं बता देता हूं यार। 3.1 और 1.6 मल्टीप्लाई करने पे लगभग 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास। तो 2 में 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 इंटू 10 टू पावर 18 आएगा, 19 आएगा। तो हम 4 इंटू 10 टू पावर 18 लिख सकते हैं उसको। हाँ, तो मैं भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं। देखो इसमें ऐसा है कि मैं इतनी यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, तो जूल में जूल वाली चीज डिवाइड हो गई, इसमें कोई गलती नहीं है। जूल में जूल वाली चीज डिवाइड हो गई, बाकी आगे की यूनिट में मेंटेन रख रहा हूं, इतने फोटॉन्स पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम चाहो
तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दो, तो फिर यहां भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट कई बार यही होती है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही बताना है। ये चलेगा भाई, क्या इतनी बात समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन पूछा है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने फोटोन गिरेंगे? समझ गए? इतना आंसर आया 5 × 10⁻18 फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने फोटोन गिरेंगे? 80 × 10⁻18। कहां से आया यार नंबर? यार इस यूनिट से समझो यार, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में 20 गुना होंगे। क्या नहीं समझा यार? इतनी बात समझ में आ गए? अब यहां यूनिट में लिखेंगे फोटॉन्स पर सेकेंड। अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है 10 मिनट में कितने फोटोन गिरेंगे? तो यार ये पर सेकेंड है ना, तो 10 मिनट में कितने गिरेंगे? तो 10 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो यार इसके साथ 600 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहां यूनिट में लिखेंगे फोटॉन्स, दैट्स इट। अब थोड़ी आगे कुछ लिखेंगे, अब ये फोटॉन्स आ गया, क्योंकि समय से भी मल्टीप्लाई हो गया। क्या बात समझ रहा है? एक अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो सोचो, इंटेंसिटी दिया था, अगर मैं इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आ जाता? पावर, और उसमें ई से डिवाइड करता तो फोटोन पर सेकंड आ जाता, तब भी यही बात आती। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यहां तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन कहा गया है अगर 0.5% फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अच्छा, फोटोन कितने गिरे थे? इतने, और 0.5% फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जनरली ऐसा ही होता है, भारी मात्रा में फोटॉन्स गिरते हैं, उनमें से कुछ ही टक्कर करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, तो वो परसेंटेज बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कितने 10 मिनट में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस मेटल सरफेस से। तो बस तुम्हें क्या करना है यार, इसका परसेंटेज कर लेना है। मेटल सरफेस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की है, ये मान के चला गया है। इतने फोटोन गिरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो बस तुम्हें क्या करना है, इसके साथ 0.5% मल्टीप्लाई कर देना है। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया है क्वेश्चन? फिर आगे क्वेश्चन कहा गया है वर्क फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या करने वाले हैं? वर्क फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। यार थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। चलो मैं वेवलेंथ भी पूछ ही लेता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाना है, क्या करोगे यार? वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क फंक्शन कितना? 1.1 h कितना? और न्यू लाना है। क्या ये सही है? यार फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों रखोगे? स्टैंडर्ड यूनिट में रखोगे। तो यहां और क्या करना पड़ेगा? अब यार फाई स्टैंडर्ड यूनिट में है तो फ्रीक्वेंसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन वेवलेंथ लाना है, तब क्या करोगे? यार E बराबर फाई बराबर SC बाई लैम्डा नॉट पढ़ा है, तो लैम्डा नॉट बराबर कितना हो जाएगा? SC बाई फाई। देखो यार यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या हम लोगों ने 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम पढ़ा है कि नहीं? तब फाई किस में आता है? तो अब इसको जरा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला बना लेते हैं। वो आएगा 12400 डिवाइड बाई फाई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये समझो जरा, अगर तुम इसको यूज करोगे तो लैम्डा का आंसर सीधे किस में आएगा, लेकिन फाई भी किस में रखना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो दिया ही है। लैम्डा लाने के लिए ये मेथड लगाओगे कि नहीं? और कुछ लगाओगे तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा भाई। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन पूछा है केई मैक्स कितना होगा? केई मैक्स हमेशा क्या होता है? E माइनस फाई।
तो E कितना था 3.1, निकाला है कहीं कि नहीं? और फाई कितना दिया है, यानी हर इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, सरफेस इलेक्ट्रॉन। क्या ये काइनेटिक एनर्जी आ गई? अगला क्वेश्चन पूछा हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताओ। क्या काइनेटिक एनर्जी हम किसके बराबर लिख देंगे? तो क्या मास इलेक्ट्रॉन का पता है? क्या काइनेटिक एनर्जी पता है? क्या लिखेंगे यार? अब सोचो यार, हाफ mv² हम मैकेनिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किस में होना चाहिए? तो यहां क्या लिखेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻, स्पीड आ जाएगा। इतने तरह की संभावनाएं हैं जो आज अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड। क्लियर है भाई लोग? तो इसके आगे अगली क्लास होगी, होमवर्क उसके बाद नहीं, होमवर्क अभी से मिल जाएगा। जस्ट सुनो जरा, कहां तक करके आना है, रुको यार, 17 तक पूरे करके आना है, बस 17 तक पूरे करके आना है मात्र। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। कहा था तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं यार, मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है।